नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की जूम सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है ऋतुचर्या पे। ऋतुचर्या एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब है कि सीजन ऑफ साइकिल्स का आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। और हर सीजन के अनुसार और हर बढ़ते और घटते और चेंजिंग सीजन के साथ आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आयुर्वेद में क्या लिखा है वो सब हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, सीजन्स जो है, जो फेमस सीजन है जर्नल लैंग्वेज में, वो आप सबको पता है। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, फॉल सीजन, विंटर सीजन। विंटर सीजन का जो एंड होता है और स्प्रिंग सीजन की जो स्टार्टिंग होती है उसमें कफ दोष प्रीडोमिनेंट होता है। समर सीजन की जो एंडिंग होती है और फॉल सीजन की जो स्टार्टिंग होती है उसमें पित्त और वात दोनों डोमिनेंट होते हैं। एंड फॉल सीजन की एंडिंग में और विंटर की स्टार्टिंग में वात और कफ डोमिनेंस होते हैं। तो इस तरह की साइकिल रहती है। चारों जो सीजन्स होते हैं उसमें वात पित्त कफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है कि कौन से सीजन में कौन सा दोष जो होता है उसकी डोमिनेंस रहती है, वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं या आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो बढ़े हुए होते हैं। ठीक है। आपको पता है कि अगर हम हिंदू मैथोलॉजी एंड ऑफ कोर्स आयुर्वेद के अनुसार देखें तो हमारी जो ऋतुएं हैं वो हैं 6 ऋतुएं। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। शिशिर ऋतु जो है वो है मिड जैन से लेके मिड मार्च तक। वसंत ऋतु जो है वो है मिड मार्च से लेके मिड मई तक। ग्रीष्म ऋतु है मिड मई से लेके मिड जुलाई तक। वर्षा ऋतु है मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक। और शरद ऋतु है मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक। हेमंत ऋतु का जो काल है, जो मंथ्स है, वो है मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक। और स्प्रिंग जो हम इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं वो है हमारी वसंत ऋतु। समर्स जो है वो है ग्रीष्म ऋतु। रेनी सीजन जो है वो वर्षा ऋतु। ऑटमन जो ब्रेक आता है, ऑटमन सीजन जो आता है वो है शरद। और विंटर्स जो है उनको हम हेमंत में कहते हैं। और लेट विंटर जो आगे विंटर स्टार्टिंग जो है उसको हेमंत कहते हैं। और विंटर एंडिंग जो है वो है शिशिर। ठीक है। तो ये हमारी विंटर्स जो हमारी ऋतुएं हैं उनका जो मॉडर्न से कंसेप्ट है वो, और मंथ वाइज भी डिवीजन वो भी इसमें इस ग्राफिक्स में अच्छे से डिस्क्राइब है कि जो अप्रैल मई का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु का होता है। वार्म होता है, वो काफी स्मूथ होता है, फ्लावरिंग होता है, उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं अप्रैल और मई में। एंड सॉफ्ट वाला होता है, बहुत सॉफ्टनेस उसमें मतलब हो जाती है बॉडी में। एंड डेफिनेटली उसमें सोर चीजें जो होती हैं वो हमें ज्यादा खानी चाहिए, जैसे सोर चीजें हो गई, जैसे कच्चा आम हो गया, खट्टी मीठी चीजें, सोर चीजें जो होती हैं टेस्ट में वो ज्यादा खानी चाहिए। समर यानी ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो बहुत हॉट होती है, शार्प होती है, ड्राई सूखापन आ जाता है, बहुत ब्राइट सन होता है उसमें। ये ज्यादा जून और जुलाई में होती है। और इसमें पंजेंट टेस्ट की जो चीज होती है वो खानी चाहिए। रेनी यानी बारिश का जो सीजन है, रेनी वेदर, वर्षा ऋतु जो कहलाता है वो बहुत कूल होता है, ठंडा होता है। और उसमें गीलापन भी रहता है। मैं आपके सामने रेनी सीजन के बारे में बताई थी। रेनी वेदर जो होता है वो वर्षा, हिंदी में वर्षा उसको टर्म दिया गया है, जो काफी कूल होता है, वेट होता है, गीलापन रहता है उसमें। एंड ज्यादातर ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। ऑटोमन जो होता है वो हम शरद को कहते हैं, जो बहुत ही ठंडा होता है काफी, लेकिन उसमें भी ड्राइनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है स्किन में, और लाइट काफी रहती है। ये नवंबर और अक्टूबर के महीने में रहता है। विंटर यानी हेमंत सीजन जो है वो भी कोल्ड होता है, थोड़ा सा डैम्प हो जाता है उसमें, स्लोनेस आ जाती है बॉडी में, ग्रेनेस आ जाती है, तो उसी स्लोनेस आ जाती है, और इसमें ज्यादा मीठी चीजें खाने का मन करता है। जनवरी और दिसंबर का ये महीना होता है। और लेट विंटर जो होता है उसे शिशिर कहते हैं, जिसमें ज्यादा पानी, लिक्विड, बॉडी में लिक्विड ज्यादा रिटेन रहता है, कूल होता है, ये मेल्टिंग भी लगता है हमेशा, और स्लिमी स्लिमी सा भी होता है। और गीलापन हमेशा मतलब बॉडी पे रहता है इसमें। ये फरवरी मार्च का महीना होता है। ठीक है। तो इस तरह से दोष के अकॉर्डिंग भी इसमें बताया गया है, मंथ्स के अकॉर्डिंग भी डिवीजन है, और हर ऋतु में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं बॉडी में, क्या क्या बॉडी फील करती है, कैसी रहती है, वो सब इसमें बताया गया है।
अब एक और तरीके से देखते हैं कि पूरे साल में दोष की साइकिल क्या चलती है। अगर हम मार्च अप्रैल के महीने में रहते हैं तो उसमें कफ का प्रकोप ज्यादा रहता है। अगर हम मई जून के सीजन में आते हैं, मई जून के सीजन में अगर हम आते हैं तो उसमें कफ जो है वो प्रशम रहता है, और पित्त का संचय मतलब पित्त जो होता है वो जगह जगह ऑर्गन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और देन अगर हम आते हैं जुलाई अगस्त में, तो उसमें पित्त का प्रकोप रहता है, मतलब कि जो पित्त संचय हुआ था पहले, जो जमा हो गया था ऑर्गन्स में, वो और काफी बढ़ गया है और वो प्रकोप में आ गया, मतलब इम्बैलेंस ज्यादा हो गया और बाहर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे स्किन पर, या फिर कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स देने लगे हैं, जैसे कि फीवर आ जाता है। तो पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। अब आता है अक्टूबर और सितंबर का महीना। अक्टूबर और सितंबर के महीने में वात का संचय होता है, मतलब आपके ऑर्गन्स में और आपके जो कैविटीज हैं बॉडी में, उसमें वात जमा होने लगता है और पित्त प्रशम होने लगता है, मतलब पित्त तो शांत होने लगता है, प्रकोपित हो गया बाहर काफी उसका, मतलब बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट हो गया। उसके बाद पित्त में प्रशमन आ गया, मतलब शांत हो गया अक्टूबर सितंबर तक आते आते, और वात संचय होना शुरू हो जाता है, मतलब वात जो है वो आपकी कैविटीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है नेचुरली। देन आपका आता है नवंबर और दिसंबर का महीना, जिसमें वात का प्रकोप हुआ है। सिंपल सी बात है, अक्टूबर सितंबर में वात जो था वो इकट्ठा हुआ कैविटी में इनसाइड ऑफ योर बॉडी, एंड देन नवंबर दिसंबर में वो वात जो है वो एक्स्ट्रापरेट हो गया, आउटबर्स्ट हो गया, उसका प्रकोप हो गया। इसी को कहते हैं हम वात का प्रकोप। और वात के जो सिम्टम्स है, एक्सेसिव वात बढ़ने के जो सिम्टम्स है, जैसे बॉडी में दर्द रहना, हेडेक रहना, और गैस, पेट फुला हुआ रहना, ये सब, कॉन्स्टिपेशन और नर्वस डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं जब वात का प्रकोप होता है। जनवरी और फरवरी में वात जो है वो प्रकोपित हो गया। अब जो पहले प्रकोप हुआ था वो अब शांत हो गया, यानी वात का प्रकोप पहले नवंबर दिसंबर में हुआ था, तो जनवरी फरवरी तक आते आते वो प्रशम हो गया, मतलब शांत हो गया। देन फिर कफ का संचय होना शुरू हो गया। जनवरी फरवरी में कफ जो है वो कैविटीज में जाके चिपकना शुरू हो गया। देन मार्च अप्रैल में आते आते जो कफ का संचय हुआ था, जो कफ इंटरनली बॉडी में चिपका हुआ था, अब उसका प्रकोप हो गया मार्च अप्रैल में। तो इसी तरह, और जो कफ का प्रकोप हुआ था वो मई जून में प्रशम्य हो गया, शांत हो गया और पित्त का संचय हो गया। तो इस तरह से दोष की साइकिल पूरे साल में चलती रहती है, और आपके सीजन के अनुसार भी चलती रहती है। एक तरह की मैथ्स ही है ये सब। तो जो हमारे अब वात पित्त कफ जो है वो किस चीज से बने होते हैं? देखिए, वात पित्त कफ जो है वो आपकी बॉडी के त्रिस्तंभ माने गए हैं। आपकी बॉडी के जो थ्री पिलर्स हैं, जिससे आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो सस्टेन कर रही है, स्टैब्लिश है, उसे हम कहते हैं वात पित्त और कफ। अब आपने सुना होगा पंच महाभूत के बारे में, 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में। वात पित्त कफ जो है वो भी इन 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। 5 एलिमेंट में से कुछ दो से वात बना हुआ है, दो से पित्त बना हुआ है, दो से कफ बना हुआ है। तो जानते हैं कैसे? वात जो बना हुआ है वो स्पेस और एयर से बना हुआ है, यानी आकाश और हवा से बना हुआ है, आकाश और वायु से बना हुआ है वात। पित्त बना हुआ है एयर और फायर से, मतलब वायु और अग्नि से बना हुआ है पित्त। कफ के जो महाभूत प्रधानता है वो है वाटर और अर्थ, यानी जल और पृथ्वी। ये कफ की महाभूत प्रधानता, मतलब इन दो महाभूतों से, वाटर से और अर्थ से, यानी जल से और पृथ्वी से कफ बना हुआ है। तो ये वात पित्त कफ का भी आपको समझ में आ गया। अब एक छोटी सी है कि अब जैसे शिशिर ऋतु आती है, लेट विंटर आता है, जिसे मेघ और फाल्गुन मास भी कहते हैं, जो कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक लगभग होता है। उसमें आपको कफ प्रकोप प्रशम तो मैंने पहले उसमें बता दिया था। अब फिजिकल, हमारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और डाइजेशन जो होता है उस पे हमारा बहुत, हमारी एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है। जब शिशिर ऋतु होती है, जिसमें कफ का संचय होता है, उसमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, यानी जनवरी और मार्च के महीने में हम बहुत ज्यादा फिजिकली फाइन फील करते हैं, बहुत स्ट्रेंथफुल फील करते हैं, और उस टाइम पे हमारी जो डाइजेशन होता है इसलिए बहुत अच्छा रहता है। वसंत ऋतु जो होती है, जिसे चैत्र और वैशाख भी कहते हैं, जो कि मार्च और मई के महीने में है, उसमें कफ जो होता है, जो पहले संचय हुआ कफ है, उसका प्रकोप हो जाता है। इसलिए कफ का प्रकोप होने के कारण हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना वो मॉडरेट होती है, ठीक ठीक होती है। डाइजेशन भी हमारा ठीक ठीक ही होता है। देन आता है ग्रीष्म और समर ऋतु, जिसे ज्येष्ठ और आषाढ़ भी कहते हैं, जो कि मई और जुलाई का महीना है। इसमें कफ का प्रशम, कफ तो शांत हो गया लेकिन वात जो है उसका संचय होना शुरू हो गया। अब वात का अगर संचय हो रहा है और कफ बिल्कुल ही खत्म हो गया, कफ जो था उसमें पृथ्वी और जल होता है, जो ठोस चीजें होती है वो कफ में होती है। तो जब कफ जो होता है एकदम शांत हो गया है, तो जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, मतलब कफ अगर डाउन की तरफ जा रहा है, शांत हो रहा है, और वात उसकी जगह बढ़ रहा है, तो हमारी जो फिजिकल काम करने की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, एंड डाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है।
क्योंकि वात बढ़ रहा है तो वात जो होता है वो सबसे ज्यादा इंडाइजेशन करता है। वर्षा ऋतु जो होती है उसमें श्रवण और भाद्रपद उसे कहते हैं। वो जुलाई और सितंबर के महीने में होता है। उसमें पित्त का संचय होता है और वात का प्रकोप होता है। वात का, क्योंकि जो पहले वात संचय हुआ है उसका प्रकोप होता है इसमें। कफ तो बिल्कुल आउट ऑफ द सीन चला जाता है। वात का प्रकोप होने के कारण, क्योंकि वात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बढ़ने के कारण जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। उल्टा हाथ पैरों में दर्द होता है। अ, वर्षा ऋतु में, बारिश के सीजन में आपने देखा होगा कि अगर पैरों को ढक के सोना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉइंट पेन भी होने के चांसेस वर्षा ऋतु से, मानसून से, जुलाई सितंबर से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें वात का प्रकोप, क्योंकि इसमें वात का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और पित्त जो होता है वो इंटरनली संचय होना शुरू हो जाता है, मतलब कैविटीज में भरना शुरू हो जाता है। और जो अब अभी भर रहा है वो आगे जाके प्रकोपित होगा। तो वर्षा में जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मॉनसून सीजन में आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, शरीर का जो बल है वो कम रहता है। और जो जठराग्नि आपकी यानी डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो भी मिनिमम रहती है। शरद ऋतु जो है, शरद ऋतु जो है उसे आश्विन और कार्तिक मास भी कहते हैं। अगर आप हिंदू कैलेंडर, हिंदू क्या, अगर हिंदी कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें भी, तो उसमें भी ये मतलब ये जो टर्म्स हैं शरद ऋतु के लिए आश्विन और कार्तिक मास टर्म यूज की गई है। और लगभग ये सितंबर, शरद के लिए आश्विन कार्तिक मास टर्म यूज की है, और लगभग ये अप्रोक्सीमेट सितंबर और नवंबर के महीने में होता है। जो पित्त पहले संचित हुआ था उसमें पित्त प्रकोप ज्यादा होता है, और वात जो होता है वो शांत हो रहा होता है। अब वही जो हमेशा वात का प्रकोपित होना ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक मेन चीज, जैसे वात पित्त कफ के बारे में आप जानिए। जो वात का प्रकोप होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जो प्रकोपित हुआ है वो नेक्स्ट सीजन में क्या होता है, प्रशमन होना उसका नेचुरली, वो बॉडी की इम्यूनिटी के हिसाब से, आपकी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी ऐसी है कि वो फिर शांत होना शुरू हो जाता है। जब वात शांत हो रहा है तो पित्त जो है, वात शांत हो रहा है, वात शांत हो रहा है, तो नॉर्मली जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है वो रिटेन होने लगता है, रिवाइव होने लगता है, आपकी जो बल है वो होने लगता है, ठीक होने लगता है, तो मॉडरेट में आ जाता है। और डाइजेशन भी आपका मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें पित्त जो होता है ना उसका वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो डाइजेस्टिव जूसेस भी आपकी बॉडी के बढ़ते हैं। ठीक है। और हेमंत ऋतु, अर्ली विंटर आने तक, जिसे हम पौष कहते हैं, पौष का महीना कहते हैं, नवंबर और जनवरी जो मंथ है वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इसमें कफ का जो है संचय होना शुरू हो जाता है, और पित्त बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है। जब पित्त शांत होना शुरू हो जाता है, और कफ देखिए, कफ, पित्त शांत हो रहा है और कफ का संचय हो रहा है और वात सीन में नहीं है, तो ये हेल्दी स्टेट है। इसमें जो डाइजेशन है वो मैक्सिमम अच्छा रहता है, बॉडी की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है। तो जो हेमंत ऋतु है, अर्ली विंटर है, वो बहुत हेल्दी सीजन कहलाता है। तभी आप कभी भी जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में जो जहाँ पे इमरजेंसी के लिए मेडिसिन मिलती है, सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे हेमंत ऋतु, जो नवंबर, जो जनवरी का महीना होता है उसमें पेशेंट निल होते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी सीजन माना जाता है। तो नवंबर, एंड ऑफ नवंबर और स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, इसमें जो है ये सबसे हेल्दी सीजन है। ठीक है। तो ये थी हमारी साइकिल। थोड़ा सा बॉडी को हमने समझ लिया अपनी ऋतु के अनुसार, जो हमें ऋतु गॉड ने, मतलब नेचुरली जो नेचर में हमारे ऋतु है, जो सीजन्स हमें दिए गए हैं, उसका बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जो मैक्सिमम ऋतु के जो प्रभाव है जो हमारे शरीर में पड़ रहे हैं, तो सारी ऋतुओं के प्रभाव हमारे शरीर में पड़ रहे हैं, और ये मैक्सिमम इंडिया, हिंदुस्तान में ये मिलता है, एशियन कंट्रीज में ये मिलता है। तो इसका मतलब हम लोग सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हर तरह की ऋतु का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारा बल सीजन के अनुसार, मतलब हमारी बॉडी खुद हम सीजन के अनुसार हमारे बल को, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा भी देती है, शांत भी कर देती है। प्रकोपित अवस्था में अगर कोई दोष है तो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप शांत भी हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को देखते हुए हमें खान पान अपना रखना चाहिए। अगर वात प्रकोप हो रहा है तो हमें वात को प्रकोपित करने वाले और खाना नहीं खाना चाहिए। जिस ऋतु में वात प्रकोप लिखा हुआ है उसमें वात प्रकोप करने वाला खाना नहीं खाना चाहिए। जिसमें कफ प्रकोप लिखा हुआ है उसमें कफ प्रकोपित करने वाला आहार विहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सीजन जो है ये आप समझ लीजिए, जो आप सबको ही पता है इसके बारे में। ठीक है। अब हमारी बात आ रही है, देखिए नॉर्मल खान पान भी आप सबको पता है, इसको मैं थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। वात जो है वो कनेक्टेड है ड्राई चीजों से। ड्राई चीजें कहाँ क्या होती हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई हर चीज जो ड्राई है, जिसमें घी, स्निग्धता नहीं है, ऑयलीनेस नहीं है, वो वात को बढ़ाती है।
ठीक है। और जिस चीज में कफ है, जो तेलीय है, जिसमें पानी है, स्निग्धता है, वो कफ को बढ़ाती है। पित्त, पित्त क्या है? जो चीज गर्म है, जो चीज खट्टी है, जो चीज गर्म है, जो खट्टी है, जिसमें स्पाइसेस हैं, वो पित्त को बढ़ाती है। ठीक है। तो ये एक लेमन लैंग्वेज में खान खान पान को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दिया है। डिटेल में तो बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, तो आहार विहार जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ठीक है। तो अब आती है बात कि हम, क्योंकि आप सब लोग, मैं और आप, जो हम सब लोग हैं, हम जुड़े हुए हैं D9 से, डार्जिलिंग से। तो डार्जिलिंग में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम हर सीजन में, हर ऋतु में दे सकते हैं? ठीक है। मैंने भी आपको बताया, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में हमने देखा है कि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। एंड डाइजेशन पर काम करने की जरूरत है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ और डाइजेशन जब दोनों ठीक रहेंगे, तो बॉडी जो है वो मतलब दोनों जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग जब रिस्पॉन्स करेंगे, तो जो बॉडी है वो अपने आप ही वात पित्त कफ को प्रशम संचय प्रकोपित अपने अकॉर्डिंग वो करती रहेगी। ठीक है। तो ऐसा क्या हमें लेना चाहिए जो हम हर ऋतु में ले सके, ताकि हमारी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ठीक रहे, नेचुरल रहे, जितना हम उसको नेचुरल रखें। तो नेचुरल अगर हमें देखना है, तो हमारी बॉडी नेचुरल कैसे रहेगी? जो नेचर में मिनरल्स मिल रहे हैं वो हमारी बॉडी में भी मिलने चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अब कोई, हम पानी अगर ले रहे हैं, वो बिल्कुल ही बॉईल कर दिया, उसमें जो भी मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं, अगर हमने उसे डीमिनरलाइज कर दिया, तो क्या वो पानी जो है वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को उतना ही बनाकर रख पाएगा? हमारे बॉडी के नेचर, दोषों के नेचर और नेचर, एनवायरमेंटल नेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को अडाप्ट कर पाएगा? और हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है, क्या उसको ठीक कर पाएगा? तो हमें बेसिकली ध्यान रखना कि हमारी बॉडी का डाइजेशन ठीक रहे और फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक रहे। उसके लिए जो 4 प्रोडक्ट्स जो डार्जिलिंग के दिए जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे रहेंगे, वो है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, सेकंड है रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, एंड थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट जूस, एंड फोर्थ है GIT 14 ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है, आप सबको पता है, ये एल्कलाइन करेगा आपके पानी को। जब आपका एल्कलाइन पानी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो आपके गट के बैक्टीरिया को ठीक रखेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, जो भी टॉक्सिन्स जमा है बॉडी में उसको नहीं जमा होने देगा। अगर बॉडी में टॉक्सिन्स जमा रहेंगे, तो जहां पर वात संचय है, जहां पर वात प्रकोपित है, वो एक्सेसिव प्रकोपित हो जाएगा। जब ज्यादा टॉक्सिन्स रहेंगे, तो टॉक्सिन्स मिलने से जो नेचुरल कुदरती तरीके से, जैसे अगर प्रकोप हुआ, लेकिन अगर वो प्रकोप और ज्यादा हो गया, तो प्रकोप का जब प्रशमन हो रहा है, जो नेक्स्ट स्टेप में प्रशम दिखाया था कि बात प्रशम कर गया है, वो प्रशमन स्टेज में नहीं जा पाएगा। जहाँ पे जो कफ है वो प्रशम स्टेज में नहीं जा पाएगा। उल्टा कफ के साथ जो इतना प्रकोप हो गया कफ के साथ कि बात जो नेक्स्ट साइकिल में प्रकोप हो गया, वो उसके साथ और मिलके कफ को और ज्यादा बढ़ा देगा, पूरी बॉडी में फैला देगा। इसी को कहते हैं हम साइनोसाइटिस या माइग्रेन की प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसी के लिए आपकी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहनी चाहिए और डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, ताकि जो प्रकोप हो रहा है उसके साथ जो नेक्स्ट सीजन का प्रकोप होना है वो इंटरमिंगल ना करे, प्रकोपित होकर वो वहीं पे खत्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ प्रशम संचय यही रह जाए बस। ठीक है। तो इसके लिए हमें देना है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है, एल्कलाइन ड्रॉप्स हैं, आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छी रहेंगी, आपकी गट के लिए और आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए एल्कलाइन मीडियम बहुत अच्छा जरूरी होता है, ताकि आप जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जो डाइजेस्टिव जूसेस आपके गट में बनते हैं, वो और अच्छे से काम कर सकते हैं अगर उन्हें एल्कलाइन मीडियम मिलता है तो। ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा नहीं पनप पाते इफ यू हैव एल्कलाइन मीडियम इन योर बॉडी। देन है रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जो होता है, ये एक इसमें कैमजीरो कॉम्प्लेक्स है, फ्रूट्स का पाउडर है, और इसमें डेफिनेटली रियल ग्रीन्स हैं, एंड साथ में इसमें आपके गट बैक्टीरिया के लिए, गट बैक्टीरिया जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम भी कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक ब्लेंड भी डाला गया है। जो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ब्लेंड ऑल ग्रीन्स में मिलता है, वो आपके गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, उसको और प्रोलिफरेट करता है। केमिकल से जो उसको उसके जो डेड सेल्स हुए हैं, जो भी उसको हार्म पहुंचा है, उस हार्म को रिवाइव करता है, उसको और बेनिफिट करता है, मतलब हार्म को दोबारा नहीं होने देता, बट उसकी जो नेचुरल हेल्थ है उसको और रिवाइव करता है वो। सो एक तरह से, और अगर आपका गट का बैक्टीरिया अच्छे से रिवाइव करेगा, तो आपको कभी विटामिन B12 की कमी नहीं आ सकती, आपको कभी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है। देन है एंटीऑक्सीडेंट जूस। एंटीऑक्सीडेंट जूस जूस फॉर्म में एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, और 21 सुपर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डरे हुए हैं। एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। आप 20 ml सुबह शाम खाने के पहले पानी के साथ दीजिए। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हर डिसऑर्डर में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ये, हर सीजन में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ये बनाकर रखेगा।
देन है आपका GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 ड्रॉप्स जो हैं वो वात को, जो अगर वात प्रकोपित हो रहा है और नेचुरल लिमिट्स में प्रकोपित हो रहा है तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन एक्सेसिव वात का प्रकोप होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो फिर अपने समय में शांत नहीं हो पाता, और नेक्स्ट सीजन में जो कफ का प्रकोप या पित्त का प्रकोप, किसी और दोष का प्रकोप प्रकोप होगा, तो उसके साथ वात, प्रकोपित वात मिलकर बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो वात का ठीक रहना, नेचुरल साइकिल में रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए GIT 14 ड्रॉप्स आप लीजिए। बॉडी में कोई भी दर्द हो, एसिडिटी, गैस, फ्लैचुलेंस की कोई दिक्कत हो, या कोई भी बॉडी में दर्द हो, कोई भी परेशानी, कोई नर्वस डिसऑर्डर हो, हर चीज में आप GIT 14 ड्रॉप्स 2 से 3 बूंद एक गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए। जो भी आपकी बीमारी है वो जल्दी ठीक होएगी, और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं कोई क्रॉनिक एलिमेंट के लिए, उसकी इफिकेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये 4 प्रोडक्ट्स तो आपके पास किसी भी सीजन में कोई भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ये 4 प्रोडक्ट्स आप जरूर जरूर रिकमेंड करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, प्लीज आस्क। हम करते हैं वो अच्छा है। हाँ मैडम। हाँ जी। हाँ, एक सज्जन है जिनको गैस, एसिडिटी और कब्ज तीनों है। अच्छा जी। हाँ, उन्हें क्या दे देना चाहिए? सर आप उनको 4वेल और GIT अभी शुरू करिए, साथ में रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर भी दे सकते हैं। अच्छा, हमने उनको त्रिफला गोल्ड और जीआईटी फोरवेल ये सजेस्ट किया था। क्या त्रिफला गोल्ड गोल्ड ठीक नहीं है? त्रिफला गोल्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंट को बहुत लंबे समय से अगर है तो हम्म। जो एलोवेरा है उसके लिए लोग बहुत रेजिस्टेंट हो गए हैं, इसलिए उनको प्रोबायोटिक देना बहुत जरूरी होता है, कि कॉन्स्टिपेशन का एक कारण ये भी है कि आपका गट बैक्टीरिया जो है वो फेलियर हो गया है। गट मतलब? बैक्टीरिया जो होता है ना वो फेल्ड हो गया, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा। जो फ्लोरा एंड फौना माइकोबैक्टीरियम है ना आपके इंटेस्टाइन में, वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तब भी इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन रहता है। अच्छा, जी। तो ये त्रिफला गोल्ड हटा दिया जाए या चलाते रहें? त्रिफला गोल्ड आप चलाते रहिए, साथ में रूटीन ऑर्गेनिक शुरू करिए। तो रूटीन ऑल ग्रीन। हम्म। अच्छा, और ये जीआईटी और फोरवेल दिया वो भी ठीक दिया है? बिल्कुल ठीक दिया अच्छा, जी। क्या क्या इसके साथ हम लीवर संजीवनी सिरप और लीवर डिटॉक्स लगा सकते हैं? सर आप अगर आप रूटीन ऑल ग्रीन लगा देंगे तो कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो बाकी रूटीन आपकी मर्जी, रूटीन ऑल। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। मैं फ्रेंड हूँ श्यामपाल गुप्ता जी का। मेरी मैडम को अक्टूबर में मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था अचानक। अच्छा अच्छा जी। गायनी का ऑप्शन कराने गया था आगरा, तो फिर मुझे अपोलो इंद्रप्रस्थ में इलाज कराना पड़ा। तो हैवी डोज की वजह से उनको न्यूरोपैथी हो गई, हाथ और पैरों में हल्का फुल्का है। ठीक है। हम्म वैसे तो काफी इम्प्रूवमेंट है, करीब 15 किलो वजन बढ़ गया है। हम्म तो वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है 100%। डॉक्टर सिसी हम्म सीट के अंडर में इलाज चल रहा है। ठीक है। हम्म। तो न्यूरोपैथी के लिए क्या अपने यहाँ कोई ऐसा है जो मूवमेंट से हो जाए, क्योंकि हाथ पैर हल्के से ठंडे रहते हैं एवरेज, क्योंकि न्यूरोपैथी है अभी। जी बहुत अच्छी बात है। न्यूरोपैथी के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए, शिलाजीत कैप्सूल्स दीजिए, पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा। साथ में GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए। मैंने बताया था। जी 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 जी। ठीक है ठीक है मैडम। जी। और और मुझे रिजल्ट बताइए कितना आराम आ रहा है उनको। जी, अभी कुछ नहीं दिया। मैं आपसे बिल्कुल सिंपली पूछ रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं दिया ना कुछ लिया है हाँ जी, एक्चुअली में। मैं वही कह रही हूँ, आप उनको GIT 14 ड्रॉप्स, शिलाजीत कैप्सूल और एंटीऑक्सीडेंट नमस्कार। दीजिए। जी मैडम, जी मैडम। ठीक है जी। ओके। हाँ जी, प्रकाश कुमार जी बोलिए। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। ये बोला घर में थोड़ा सा समस्याएं हैं, पैर में नीचे तरफ सूजन है और शरीर भी थोड़ा सा भारी है। हम्म। तो उसकी क्या दवाइयां दी जाएं? पैर में सूजन है तो आप उसके लिए स्टोन फ्लश सिरप दे सकते हैं, और कुरकुमिन कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है। जी। और पैरों में अगर दर्द है बहुत ज्यादा तो आप ऑर्थोसॉल वेज लीजिए। नहीं, दर्द तो नहीं है मैडम जी। वो हम्म। आपके एड़ी के ऊपर थोड़ा सा गई सूजन थी। है वहीं। तो आप स्टोन फ्लश सिरप जरूर लीजिए। स्टोन फ्लश सिरप जरूर लीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, साथ में कुरकुमिन कैप्सूल्स, एक कैप्सूल दिन में एक बार। कौन सी? कुरकुमिन C3 कैप्सूल्स। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। अच्छा, करकुमिन जी। हाँ जी हाँ जी, करकुमिन। ठीक है। जी। और बस, और साथ में स्टोन फ्लश सिरप। स्टोन प्लस, हाँ। ये कैसे देना है? 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद,
और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स जो है वो एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। अच्छा, जी। ये दोनों खाना नाश्ता करने के बाद है स्टोन वाला कि कुछ ऐसे ही खाली खाने के पेट? बाद, खाने के बाद। जी जी। जी जी, ओके। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी मैडम, कह रहे थे कि पैरालिसिस वाले पेशेंट को क्या मेडिसिन दिया जा सकता है? पैरालिसिस वाले पेशेंट को आप शिलाजीत कैप्सूल दीजिए, एक कैप्सूल दिन में एक बार। शिलाजीत कैप्सूल। हाँ, एक कैप्सूल दिन में एक बार। जी। ठीक है, साथ में ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह शाम। ओमेगा बैलेंस। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल, और साथ में आप दीजिए फोरवेल और GIT। धन्यवाद मैडम जी। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैडम, एक सवाल है मेरा कि एक व्यक्ति है कि 55 साल का, हम्म। और वो मतलब सुबह शाम जब भोजन करता है तो भोजन मतलब अंदर नहीं जाता है, ऐसे लगता है कि इसी रखा रहता है, हम्म। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे आप क्या ये टेस्ट करवाए या क्या मतलब कौन प्रोडक्ट दें? आप एक बार उनका थायराइड चेक करवा लीजिए, थायराइड प्रोफाइल। थायराइड। एक बार जब थायराइड मैडम प्रोफाइल। भोजन करते हैं तो घूट मतलब जैसे थोड़ा सा खाए बगैर पानी पिए उनको अंदर नहीं जाता है। आप एक बार थायराइड चेक करवाइए उनका, फिर बताइएगा, ठीक है? जी मैडम जी। जी जी, ओके सर। धन्यवाद। मुझे ना कफ की बहुत प्रॉब्लम है। गले में मेरे हमेशा ही मतलब ऐसा लगता है कि खिचखिच सा बना रहता है। प्लस अभी मैं थोड़ा जस्ट एसी के नीचे सो गई थी तो ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी का कफ मेरे गले में आके जम गया। हम्म। मैं घर में यहाँ पर कूलर में रहती, लेकिन एक शादी में गई थी तो वहां पर कूलर की व्यवस्था नहीं थी तो एसी में रहना पड़ा। तो मतलब बहुत धीमे धीमे निकला जाके करीब 15 दिन लग गए। और अभी जो है अभी भी थोड़ा सा ऐसा जाम जाम सा लगता है, ऐसा लगता है गले में अभी भी जमा हुआ है कफ। जी जी तो जी क्या जी। लेने? देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए आपको हुआ है कफ का प्रकोप। जी। ठीक है, आप इस बात को समझिए। आप एक सेकंड सब लोग अपने आप को थोड़ा म्यूट पे रखिए। आपको हुआ है कफ का प्रकोप। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे पित्त का संचय, ताकि कफ का जो प्रकोप है वो एक लिमिट हो जाए और नेक्स्ट सीजन में कफ बिल्कुल शांत हो जाए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो हम पित्त का अब इसमें संचय करना शुरू कर देंगे। तो पित्त का संचय करने के लिए जो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो है कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। ओके मैम। ठीक है, तो तो आप गर्मियों में लेना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। आप एक कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए, बस। ठीक है, 1 महीने तक लीजिए, और बस इतना करिए। और आपको दालचीनी जो है, जैसे जो आप चाय पी रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी दालचीनी चीनी डाल के पीजिए। जी ओके मैम। वैसे दाल चिली मैम हम दाल वगैरह जब खाते हैं ना तो उसमें मिला देते हैं, तो चाय अच्छा, में लेने से अलग उसका रिजल्ट मिलेगा? चाय बहुत अच्छा काढ़ा होता है, ज्यादा अच्छे से आपको अंदर लगता है, पच जाता है। अच्छा अच्छा। ओके मैम। जी जी जी। चलिए। और ये कफ को गुड मॉर्निंग रोकने के मैम। लिए मैम, कोई? हाँ जी एक जी, कोई पेशेंट है है क्या उपाय? 91 ईयर के। एक सेकंड जी, उनको पहले रजनी जी को अपना सवाल जो है वो पूरा खत्म करने दीजिए, तभी आप क्वेश्चन पूछिए ना। पहले एक, जैसे कोई एक मेंबर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले उनको खत्म करने दीजिए, ऐसे तो किसी का भी नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है सर। हाँ जी, पूछिए रजनी जी। रजनी थैंक जी यू मैम, पूछ रहे थे मैम। ना। ये बोल रहे हैं मैम, जैसे कफ को रोकने के लिए कोई मतलब साधन है क्या, कि कफ के मतलब घरेलू जो खान पान में हम कुछ गलतियां अगर हो रही हों? गुनगुने पानी में 1 कप पानी जो होता है उसको उबालिए। 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, ये मिक्स करके उन्हें उसे हल्की आंच पे उबालिए। उबाल के रूम टेम्परेचर पे करके छान कर आप पी लीजिए। खाली पेट? कुछ खा के भी ले सकते हैं, ये खाली पेट ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल। कुछ खा के लीजिए, कुछ खाने के 15-20 मिनट बाद। अच्छा। ठंड में तो कफ की मतलब मैं घी नहीं खा पाती हूँ, मतलब जब घी को रोक देती हूँ तो मतलब ठीक रहता है। और हम्म। अगर स्टार्ट करती हूँ तो वो मतलब इतना ज्यादा कफ बनता है कि मतलब सहन नहीं हो पाता। तो क्या घी नहीं मुझे खाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे कि आपको ये 2 चीजें मैंने अभी बताई हैं, इसके हम्म। साथ में आप 1 कप पानी लीजिए। उसमें एक अच्छा। चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जो है दालचीनी पाउडर, और एक जी। चम्मच फेनल सीड सौंफ, ये मिक्स करके हल्की आंच पे उबालिए। ओके ओके ठीक है, मैम। उबाल के जब वो हाँ। ठंडा हो जाए तो उसको सारा ना ऐसे तो पिया नहीं जाएगा, फिल्टर करके पिया जाएगा छान कर। तो छान कर जी उसको जी। पी लीजिए। ये हैबिट आप रोज बनाइए, मुझे बताइए फिर कितना आराम आ रहा है इससे। ठीक है ओके मैम, जी मैडम थैंक यू। हेलो। जी। आप सर्दियों में भी ऐसे ही करिए। ओके। हेलो।
हेलो मैडम, ये बताइए कि मतलब कुछ पेशेंट मिले हैं कि भूख नहीं लग रहा है, जैसे बच्चों हो गए ऐसे, इस समय खाना नहीं खा जा रहा है। अगर भूख, कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी, तो इसका मतलब वात जो है वो प्रकोपित हो रहा है। अगर जी। वात वात कुपित हो रहा है तो सबसे बेस्ट हेलो। रहता है कि पित्त या कफ का संचय करना शुरू कर दीजिए। नहीं, जैसे मैडम या जैसे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, या मतलब 8 साल के, कह रहे हैं कि हम बच्चों को भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं, इस समय हाँ, नहीं खा तो रहे, आप सिंपल मम्मी उनको को। एक लिक्विड सिरप दीजिए। लिक्विड सिरप देने से पित्त जो है उसका संचय होना शुरू हो जाएगा और वात जो है उसका प्रकोप जी खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी मैडम, जी मैडम। लिक्विड सिरप एक थैंक नॉर्मल सिरप आता है। बच्चों जी को जी। 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले और बड़ों को 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले 1 दीजिए। चम्मच मैडम 5 ml। हाँ जी, 1 चम्मच मतलब 5 ml। ठीक है जी मैडम, जी जी। मैडम। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। मैम, ये एक 91 ईयर के पेशेंट हम्म है, मेल। हम्म। उनको तो खांसी में मतलब खांसी काफी कफ ज्यादा है। निकलता सदगुरु जी है, आपकी सुनाई नहीं आवाज पूरी सुनाई रात नहीं को दे भी रही है। खांसी होती है तो मुकस निकलता है, और दूसरा उनको एसिडिटी 24 अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जो आपका मुझे समझ में आया वो है कि एक तो खांसी बहुत ज्यादा है और साथ में एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो खांसी के लिए आप श्वास संजीवनी सिरप उनको दीजिए, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए और साथ में फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए। ठीक है। आप सबका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कस्टमर केयर सर्विस में व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। आप ओपीडी में आके पर्सनली दिखा भी सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू।